जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज के सेशन में हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। और देखिए साथियों, बिल्कुल न्यू बैच है, तो जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर ये हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा सक्सेस वर्ल्ड MCQ, इसको आपको सर्च करके इंस्टॉल कर लेना है या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और कोर्स परचेज करने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इसे आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। देर मत कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है, तो आप लोग जाकर ले सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी आ जाइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, बैटरी में कौन सी धारा होती है। इस क्वेश्चन को कल भी हमने कराया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और साथियों, इसका PDF भी एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है आंसर के साथ में, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, तो प्रैक्टिस सेट 1 और 2 दोनों का PDF आंसर के साथ में डाल दिया गया है, कल इसका भी PDF मिल जाएगा। तो बैटरी में कौन सी धारा होती है, इसका आंसर हो जाएगा DC धारा, ठीक है। बैटरी अगर हम छूते हैं बैटरी को तो करंट नहीं लगता, इसका मतलब क्या है, वो DC धारा है। और यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो ये बैटरी बदलता है। कैसे, तो आप सभी जानते हैं बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, पानी के रूप में H2SO4, यानी बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, जो केमिकल से बना होता है। तो ये रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है बैटरी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन की क्रिया से नहीं गुजरता है। देखिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या होता है, इस प्रक्रिया में अगर ठोस है तो सीधा, ठीक है, बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधा गैस में बदल जाता है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में, ठीक है। ऊर्ध्वपातन को सब्लिमेशन में इंग्लिश में कहा जाता है। तो इस क्रिया में क्या होता है, पदार्थ के ठोस व गैसीय चरणों के बीच रूपांतरण होता है, जिसमें कोई मध्यवर्ती तरल अवस्था नहीं होती है। कहने का मतलब अगर ठोस है तो बिना ये द्रव में बदले डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए बर्फ़ है, अगर बर्फ़ को गर्म करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये पानी बनेगा, फिर पानी से क्या बनेगा, गैस बनेगा। लेकिन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में क्या होता है, अगर कोई ठोस है वो बिना द्रव में बदले डायरेक्ट गैस में बदलता है। जैसे इसका उदाहरण कपूर, कपूर को जब जलाते हैं तो डायरेक्ट ये गैस में बदल जाता है, ठीक है, बिना द्रव में परिवर्तित हुए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन ऊर्ध्वपातन की क्रिया से नहीं गुजरता है। तो यहाँ पर कपूर तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये तो गुजरता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सिलिका। क्या हो जाएगा, सिलिका। बाकी सूखी बर्फ, आयोडीन, ये सभी डायरेक्ट गैस में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रक्षक कोशिकाएं जिसको गार्ड सेल कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण में सक्षम होती है, क्योंकि उनमें होती है। और साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो एग्जाम में साइंस का क्वेश्चन आता है उसमें अधिकतर क्वेश्चन बायोलॉजी से वो आता है, ठीक है। तो बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे आपको ध्यान से सुनना है। तो रक्षक कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण में सक्षम होती है क्योंकि उनमें क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, ये सभी होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर C वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कणों की गतिज ऊर्जा डैश में अधिकतम होती है। बताइए कणों की गतिज ऊर्जा ठोस, गैस, प्लाज्मा या फिर द्रव, किसमें अधिकतम होती है। तो कणों की गतिज ऊर्जा प्लाज्मा में सबसे अधिक होगा, ठीक है, किसमें, प्लाज्मा में। यहाँ पर C ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अच्छा, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होगा, ठोस, गैस या फिर द्रव में, तो याद रखिएगा ठोस में, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल कभी कभी ऑप्शन में स्टील भी देता है, तो याद रखिएगा स्टील में सबसे अधिक तेजी से गमन करेगा ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 5, डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एथेनॉल का इस्तेमाल, ठीक है। एथेनॉल का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। बेंजीन का फॉर्मूला याद रखिएगा C6H6,
ये किसका है? तो बेंजीन का फॉर्मूला है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, C6H6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है? देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। pH स्केल के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। pH स्केल की खोज किसने किया था? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। pH स्केल में कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है? 0 से स्टार्ट होता है और ये इसमें 14 तक अंक होता है, बीच में 7 होता है और जिस भी विलयन का pH मान 7 होता है वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। ठीक है, और 7 से ऊपर जितना जाएगा क्षारीयता बढ़ते जाएगा, 7 से कम जितना होगा अम्लता बढ़ेगा, यानी 7 से जितना कम होगा उसकी अम्लता उतना बढ़ेगी और 7 से ऊपर जितना जाएगा वो अधिक क्षारीय होगा। तो 7 से 14 की ओर बढ़ रहा है यानी 7 से ऊपर जा रहा है तो क्षारीय बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है ये क्या दर्शाएगा? H+ आयन की सांद्रता में कमी, OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि, या ये सभी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा OH आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाएगा। ठीक है, जब 7 से 14 की ओर बढ़ेगा। तो आंसर यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? बी। चलिए क्वेश्चन 7, आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में सबसे कम सेल है? तो देखिए मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है इसमें पहले आवर्त में सबसे कम तत्व है, मात्र 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम आप लोग देख सकते हैं। आवर्त सारणी में जो आवर्त होगा इस प्रकार से 7 आवर्त होता है। तो पहला जो आवर्त होता है आपको हाइड्रोजन दिखेगा और हीलियम दिखेगा, आप पीरियोडिक टेबल निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे कम सेल किस में हो जाएगा? पहला वाला आवर्त में। टोटल 7 आवर्त होते हैं और टोटल 18 ग्रुप यानी कि वर्ग होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, डैश 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है, यानी कि ऐसा प्राणी बताना है जो 4 कोष्ठीय का बना होता है और जिसमें गर्म रक्त होता है। तो सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल तो मनुष्य है, हम लोगों का जो है 4 कोष्ठ होता है और गर्म खून होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो आपका आंसर हो जाएगा स्तनधारी। स्तनधारी में दे सकते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। स्तनधारी का जो हृदय होता है 4 कोष्ठीय होता है और गर्म रक्त वाला होता है। उभयचर की बात करें यानी कि जो जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है, उसको उभयचर कहा जाता है। जैसे कि मेंढक की बात कर लें तो मेंढक जमीन पर भी रहता है और पानी में भी, तो ये उभयचर में आता है। क्वेश्चन नंबर 9, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है। देखिए आज थोड़ा सा क्वेश्चन आपको टफ मिल सकता है। ठीक है, तो पाचन के दौरान पित्त की जो भूमिका होती है ये वसा का पायसीकरण करना होता है। और पित्त की बात करें, पित्त ये कहाँ से निकलता है? तो पित्त जो है यकृत से निकलता है। कहाँ से? यकृत से। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पित्त कहाँ से स्रावित होता है? आंसर क्या करना है आपको? यकृत से। और यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 10, तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारक होता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन होगा, 10th क्लास का क्वेश्चन है। तारों का टिमटिमाना ये अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, वातावरणीय अपवर्तन, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 11, पायरोमीटर में मापा जाता है। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है। उच्च तापमान को मापा जाता है। ठीक है, छोटे मान के तापमान के लिए केल्विन का इस्तेमाल करते हैं, केल्विन हो गया, सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर उच्च तापमान को मापना है तो इसके लिए एक यंत्र है पायरोमीटर। तो क्वेश्चन ये भी एग्जाम में बनता है कि उच्च तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो लिख लीजिए आप लोग पायरोमीटर। अब कितना उच्च तापमान मापा जाता है ये पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, पायरोमीटर से जो उच्च तापमान मापा जाता है ये 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ठीक है, इसका एक रेंज बता देते हैं, 800 डिग्री से ऊपर 2700 डिग्री सेल्सियस तक, यानी 800 से 2700 तक मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है?
चलिए बताइए, जिस प्रकार बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। दाब का मात्रक एक और होता है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब का मात्रक आप सभी जानते हैं पास्कल होता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में मिलेगा आपको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये कैसे होता है, तो बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं न्यूटन, अगर प्रति का सिंबल नहीं देंगे तो मीटर पर पावर -2। ये दाब का ही मात्रक है और पास्कल भी होता है। उसी प्रकार विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जो होता है ये होता है जूल प्रति किलोग्राम सेल्सियस, ठीक है, इस तरह से जूल प्रति केजी सेल्सियस। क्वेश्चन 13, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका आंसर याद रखिएगा, 0 डिग्री तापमान पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है। पेंडुलम यानी कि लोलक, और आवर्तकाल के लिए हमने फॉर्मूला बताया था साइंस का जो पहला क्लास हुआ था उसी में, T बराबर 2π√L/g। याद कीजिए, हमने आपको बताया था, जहाँ पे L क्या है, लोलक की लंबाई है, G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो लोलक सेकंड लोलक का जो आवर्तकाल होता है 2 सेकंड का होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस बार ही बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अच्छा, पूछे कि पृथ्वी के केंद्र पर सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो अनंत। अगर नॉर्मल में पूछे कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है तो 2 सेकंड, लेकिन पृथ्वी के केंद्र पर पूछे तो ये अनंत होता है। कैसे अनंत होता है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर छोटी जी का मान 0 होता है, और यहाँ पर अगर हम 0 रख देंगे तो अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो अनंत ही होता है। ये हमने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में ही। आगे देखिए, भी प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। स्रोत द्वारा प्रतिरोध की आपूर्ति की गई पावर क्या होगी। पावर बोले तो शक्ति, आपको शक्ति निकालना है, और शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। शक्ति बराबर एक फॉर्मूला होता है धारा गुना प्रतिरोध, धारा गुना प्रतिरोध, ठीक है। तो धारा कितना है, 0.5 एम्पियर की धारा है तो 0.5 लिख देंगे। प्रतिरोध कितना है, 1 सेकंड, थोड़ा सा बुक में देख लेते हैं, यहाँ पे भी नहीं होगा। प्रतिरोध चलिए यहाँ पे सही कर लीजिए, 6 ओम दिया है, ठीक है, 6 ओम, यानी प्रतिरोध कितना है, 6 ओम। तो 0.5 में 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3.0, और शक्ति का मात्रक वाट होता है तो वाट लगा देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 वाट दिया हुआ है। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन 16, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो ज़मीन पर आ जाता है। तो एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है, उसका नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। आगे देखिए, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। सेल्सियस और केल्विन के बीच जो फार्मूला होता है ये होता है C बराबर K-273। आपने पढ़ा होगा, C बराबर K-273। इस फार्मूला से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस में बदलना है, यानी केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो क्या करेंगे, 273 घटाएंगे। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करना है, विभाजित तो करना नहीं है, गुना भी नहीं करना है, जोड़ना भी नहीं है, क्या करना है, जो तापमान रहेगा उसमें 273 घटाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 273 माइनस किया गया है केल्विन में, तब आपका निकलेगा सेल्सियस। यानी कि अगर आपका कहीं 300 केल्विन दिया है और इसको सेल्सियस में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 273 घटाना है। यानी इसमें 273 अगर हम घटा देते हैं तो 10 में 3 जाएगा 7, 9 में 7 जाएगा 2, यानी 27 डिग्री आपका सेल्सियस आ जाएगा। यानी कि जो भी तापमान दिया रहे उसमें अगर 273 घटाते हैं तो आपका सेल्सियस में बदल जाएगा। क्वेश्चन 18, DNA कोशिका के केंद्रक और डैश में पाया जाता है। ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिए। DNA जो है ये कोशिका केंद्रक में तो होता ही है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है।
क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है। अब देखिए कौन सा रोग विषाणु जनित है, कौन सा रोग जीवाणु जनित है, इसके बारे में हमने इंपॉर्टेंट नोट्स में डाल दिया है, कोर्स में जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा टीबी यानी कि क्षय रोग, ये विषाणु से नहीं होता है, ये जो है आपका जीवाणु से होने वाला रोग है। किससे? जीवाणु से होने वाला रोग है। और उस जीवाणु का नाम क्या है जिससे टीबी यानी कि क्षय रोग होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण ये टीबी रोग होता है। एड्स की बात करें, ये वायरस से होता है। कौन सा वायरस से होता है? तो ये आपका एक वायरस का नाम है, बता देते हैं, HIV वायरस। HIV वायरस से क्या होता है? एड्स रोग होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक झुकने व हिलने के विरुद्ध तन शक्ति देता है। यानी कि पौधा में जो उत्तक होता है, बोला जा रहा है कि कौन सा उत्तक है पौधा में जो पौधा को झुकने व हिलने के विरुद्ध तन्य शक्ति देता है, यानी उसको मजबूती से खड़े रहने की शक्ति देता है पौधा को। उस उत्तक का नाम बताना है। तो उस उत्तक का नाम कोलेनकाइमा है। आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, कोलेनकाइमा उत्तक का काम क्या है? पौधा को क्या करता है? झुकने व हिलने के विरुद्ध, यानी उसको शक्ति से खड़ा रहने के उसमें क्या करता है? क्षमता प्रदान करता है कोलेनकाइमा उत्तक। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये उत्तक नहीं होगा पौधा में तो क्या होगा? पौधा जो है अपनी जगह पर खड़ा नहीं रहेगा, वो झुक जाएगा। इसलिए ये उत्तक होता है, वो क्या करता है? पौधा को शक्ति प्रदान करता है सीधा खड़ा होने के लिए। क्वेश्चन 21, मेंडल द्वारा किए गए अध्ययन में उद्यान मटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पर विचार नहीं किया गया। इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, एक बार और करा चुके हैं। तो मटर पे जो एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने, उसमें फूल का आकार, फूल का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग, इसमें कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें से ये आपका नहीं है। ठीक है, फूल का आकार, इसमें कोई मतलब नहीं है उसको, बाकी फूल का रंग, आकार, बीज का रंग, ये सभी था। क्वेश्चन 22, फूलों एवं फलों में किस प्रकार का प्लास्टिड अधिक पाया जाता है। तो फूल या फल में ये क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है, कौन सा होता है? ये आपका क्रोमोप्लास्ट। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, क्रोमोप्लास्ट। प्रोटीन कोशिका के किस भाग द्वारा संश्लेषित होता है। तो प्रोटीन जो है कोशिका का एक भाग है राइबोसोम। ठीक है, मान लीजिए आपका कोशिका है तो इसी के अंदर राइबोसोम होता है, इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी होता है, ये सभी होता है। ठीक है, और बीच में केंद्रक होता है। ठीक, केंद्रक जिसमें डीएनए होता है, और एक केंद्र जिसमें डीएनए होता है, और एक डीएनए केंद्रक के बाहर किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी हमने आपको बताया था। तो ये सभी पार्ट कोशिका का है। कौन कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, ये सभी कोशिका के अंदर ही होता है। तो राइबोसोम कोशिका का भाग है जिससे प्रोटीन संश्लेषित होता है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली बोला जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस। काइटिन युक्त कोशिका भित्ति किस पादप समूह में पाई जाती है। देखिए, कोशिका भित्ति की बात करें, हमने आपको बताया था, एक यहाँ पे लिखते हैं जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, और एक है पादप कोशिका, पादप कोशिका। तो कोशिका भित्ति जो होता है केवल पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में ये नहीं होता है। अब पादप कोशिका की बात करें तो इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो एग्जाम में अगर पूछे कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है काइटिन जो है किसकी कोशिका भित्ति होती है। तो याद रखिए कवक, जिसको इंग्लिश में फंगस भी कहा जाता है, इसकी कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कवक।